स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। दोस्तों, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के 3 छोटे छोटे सैटेलाइट्स, जिन्हें हम क्यूब सैट के नाम से बुलाते हैं, वो एटमॉस्फेयर में री एंट्री करते हुए डिस्ट्रॉय हो गए। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि किसी देश का हाथ है इन सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने में, तो नहीं, स्पेस वॉर की शुरुआत अभी नहीं हुई। इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है इंक्रीज इन सोलर एक्टिविटी। एक फिनोमिनन होता है जिसे हम कहते हैं सोलर साइकिल, जिसकी वजह से सन की सरफेस के ऊपर सोलर एक्टिविटी बढ़ जाती है। यह कहा जा रहा है कि सोलर साइकिल अपने 11th ईयर में एंटर कर रही है। जैसे जैसे सोलर साइकिल के ईयर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे सन की सरफेस के ऊपर सोलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, और इस सोलर एक्टिविटी की वजह से ही ये सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हुआ है। इनफैक्ट ये एक वार्निंग भी है बाकी कंट्रीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में पार्क्ड हैं, और सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन होता है या फिर सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो इन्हीं लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स पर पड़ता है। तो चलिए समझ लेते हैं सोलर साइकिल क्या है। सोलर साइकिल की वजह से हमें क्या कुछ अर्थ की सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा अरोराज, पोलर लाइट्स के नाम से भी बुलाया जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियालिस, और कई साल बाद लद्दाख के रीजन तक में अरोराज एक्सपीरियंस की गई थी। ये अरोराज भी इसी सोलर साइकिल की वजह से देखने को मिलती है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं क्या है ये सोलर साइकिल, क्यों ये हमारे सैटेलाइट्स के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। तो जैसा मैंने कहा, सोलर साइकिल ईयर्स में फंक्शन करती है। सोलर साइकिल 11 साल की होती है, 11 ईयर्स। इस 11 ईयर की सोलर साइकिल में जो फर्स्ट ईयर होता है, वहां पर आपको सन की सरफेस के ऊपर लीस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं सन स्पॉट्स। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सन की सरफेस के ऊपर आपको कुछ डार्क स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, ब्लैक तरीके के स्पॉट्स। इन्हें कहा जाता है सन स्पॉट्स। ये सन स्पॉट रिलेटेड होते हैं सन की मैग्नेटिक फील्ड से। सन की सरफेस के ऊपर जिन रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग हो जाती है, वहां पर ये सन स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे जैसे सोलर साइकिल आगे बढ़ती है, नंबर ऑफ सन स्पॉट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इन सन स्पॉट्स के इंक्रीज होने की वजह से सन की सरफेस के ऊपर जो कन्वेक्शन सेल्स है, वो कन्वेक्शन सेल्स जो सन को उसकी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कन्वेक्शन सेल इनहिबिट होते हैं, और इसी वजह से इन सनस्पॉट्स के अराउंड सोलर एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मतलब यह है कि सनस्पॉट जहां पर आपको मिल रहा है, उस सनस्पॉट में तो सोलर एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन उसके आसपास का एरिया एक्टिवेट हो जाता है, और वहां से हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल अर्थ की तरफ थ्रो किए जाते हैं। यही हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल अल्टीमेटली आपके सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो यह पूरा का पूरा फिनोमिनन रिलेटेड है सोलर साइकिल से। सोलर मिनिमम, द सन्स एक्टिविटी इज एट इट्स लोएस्ट विद फ्यूअर सनस्पॉट एंड सोलर फ्लेयर्स। तो जैसा मैंने कहा, 11 ईयर्स की यह साइकिल होती है। इसका जो पहला साल होता है उसे कहा जाता है सोलर मिनिमम। सोलर मिनिमम का मतलब यह है कि सन की सरफेस के ऊपर मिनिमम सोलर एक्टिविटी देखने को मिल रही है, और नंबर ऑफ सनस्पॉट्स सबसे कम है। राइजिंग एक्टिविटी, सोलर एक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस सोलर फिनोमिनन। जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे सनस्पॉट्स बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे सनस्पॉट्स बढ़ते हैं, सन की सरफेस के ऊपर जो सोलर एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। 11th ईयर के आसपास आपको सन की सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा सनस्पॉट्स देखने को मिलते हैं, और इसी को कहा जाता है सोलर मैक्सिमम, जहां पर सन की सरफेस के ऊपर सोलर एक्टिविटी अपने मैक्सिमम फेज में पहुंच जाती है। द सन रीचेस पीक एक्टिविटी विद न्यूमरस सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन। सोलर फ्लेयर्स हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को कहा जाता है, जो अर्थ की तरफ थ्रो किए जाते हैं सन की सरफेस से, और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है कोरोनल मास इजेक्शन। यही कोरोनल मास इजेक्शन इन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को हमारी अर्थ की तरफ लेकर आता है, और जब
ये हमारे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो हमें बहुत सारे फिनोमिनन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है अरोरा और दूसरा है आपके सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। डिक्लाइनिंग एक्टिविटी, सोलर एक्टिविटी बिगिंस टू डिक्रीज ग्रेजुअली रिटर्निंग टू सोलर मिनिमम। तो जब 11th ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे करके ये एक्टिविटी डाई आउट कर जाती है और दोबारा से नेक्स्ट सोलर साइकिल शुरू होती है। सोलर साइकिल अपने फर्स्ट ईयर में री एंटर कर जाती है और आपको सोलर मिनिमम देखने को मिलता है। तो यही कहा जा रहा है कि 2024 में सोलर मैक्सिमा हमें देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ सनस्पॉट्स इंक्रीज हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से अर्थ की तरफ पुश किए गए हैं। अगर आप अभी की बात करते हैं करंट सिचुएशन की, तो 1.5x मतलब जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल या सोलर एक्टिविटी प्रिडिक्ट की गई थी उससे 1.5 गुना सोलर एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। रीसेंट सोलर एक्टिविटी इंडिकेटर्स आर मोर देन 1.5 times higher than predictions for this point in solar cycle 25। तो इस समय जो सोलर साइकिल चल रही है उसको नाम दिया गया सोलर साइकिल 25। सोलर साइकिल 25 के कुछ प्रिडिक्शंस पहले किए गए थे। यह कहा जा रहा है कि इस समय जो सोलर एक्टिविटी है वो इन प्रिडिक्शंस को ब्रीच कर चुकी है। जितना प्रिडिक्ट किया गया था उससे 1.5 गुना 1.5 टाइम्स कोरोनल मास इजेक्शन और हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। अब ये सैटेलाइट्स क्या डायरेक्टली इस कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हुए हैं या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज आया है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ है? अभी हम ग्रेजुअली इस बात को भी समझेंगे। The sun's magnetic field flips approximately every 11 years with peak activity concurring at the midpoint of each cycle। तो हर साइकिल का जो मिड पॉइंट होता है वहां पर यह माना जाता है कि पीक एक्टिविटी होती है, और सोलर साइकिल 25 जो है उसमें यही माना जा रहा है कि ये अपने पीक पॉइंट पर इस टाइम पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि 2026 आते आते ये साइकिल थोड़ी डाई आउट कर जाएगी, ये साइकिल रिड्यूस हो जाएगी और हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल जो अर्थ की तरफ पुश किए जा रहे हैं उसमें रिडक्शन हो जाएगा। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये साइकिल जो है ये अपने मिनिमा की तरफ चली जाएगी। बट आने वाला साल 2025 वो भी इस साइकिल का पीक ईयर ही रहने वाला है और इसी वजह से आने वाला साल भी काफी क्रूशल होने वाला है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इस एक छोटे से डायग्राम को तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, सन की तरफ से हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल आ रहा है जिसको कहा गया है सोलर विंड। ये सोलर विंड हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अटक जाते हैं। ये यहां पर आके ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के बाद ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलाउंग मूवमेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। और जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के एटमॉस्फेयर को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, वहां पर ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं और इसी इंटरैक्शन की वजह से आपको देखने को मिलता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियालिस। तो ये अरोरा, जिसे डांसिंग लाइट्स या पोलर लाइट्स के नाम से भी बुलाया जाता है, ये अरोरा फिनोमिनन भी इन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स और एटम्स के साथ इंटरैक्शन की वजह से ही देखने को आपको मिल जाता है। और इस बार आपने देखा ही होगा 2024 में हमें काफी इंटेंस ऑरोरा देखने को मिली थी। उसके पीछे यही कारण बताया जा रहा है कि सन की जो सोलर एक्टिविटी है वो 1.5 टाइम्स है, जितनी प्रिडिक्ट की गई थी उससे 1.5 गुना एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। अब सन की तरफ से जब ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल अर्थ या बाकी प्लैनेट्स की तरफ पुश किए जाते हैं तो इसकी वजह से आपको कुछ स्पेस वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं। ये स्पेस वेदर इवेंट्स सन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो सन की तरफ से जब हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं तो जो एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं उनको हम स्पेस वेदर के नाम से बुलाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल होती है ऑरोराज, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे।
इन्हें और ऑस्ट्रेलिस और बोरियालिस या फिर नर्दर्न लाइट्स के नाम से भी बुलाया जाता है, जहां पर आपको आसमान में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ इस टाइप की आपको लाइट्स दिखाई देती है। देन सैटेलाइट डिस्ट्रप्शन, जो एक नेगेटिव इंपैक्ट है हमारे सैटेलाइट्स के ऊपर। सोलर फ्लेयर्स एंड स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स कैन डैमेज और डिस्टर्ब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑन सैटेलाइट्स। तो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और इसी वजह से जब भी सन की तरफ से हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल या सोलर फ्लेयर्स अर्थ की तरफ थ्रो की जाती है, तो वहां पर वार्निंग जारी की जाती है स्पेस एजेंसी जैसे नासा है, इसरो है, इनके द्वारा। और सैटेलाइट्स को कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया जाता है, जिससे उनके ऊपर इस सोलर एनर्जी का नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। अदरवाइज जो इंस्ट्रूमेंट्स इन सैटेलाइट्स के ऊपर लगे होते हैं वो खराब हो सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इश्यूज, आयनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम सोलर एक्टिविटी कैन डिसरप्ट लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। तो जो हम रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, उसमें भी डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर्स एंड एटमॉस्फेरिक एक्सपेंशन। और यही वो रीजन है जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया के सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो गए। ये सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए गए थे, इनका टाइम था 6 मंथ्स। मतलब हर सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाता है उसका एक वर्किंग फेज होता है, वर्किंग पीरियड होता है। तो यहां पर ये सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए गए थे, इनका टाइम होने वाला था 6 मंथ्स। अगले 6 महीने तक ये एटमॉस्फेयर को स्टडी करते और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की हेल्प करते, जिस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था, ये उस यूनिवर्सिटी की हेल्प करते एटमॉस्फेयर को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। लेकिन क्योंकि सोलर एक्टिविटी ज्यादा हो गई है, इंक्रीज हो गई है, और हमारा एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर की लेयर्स एक्सपैंड कर रही हैं, इसी वजह से ये सैटेलाइट्स अपने पूरे 6 महीने स्पेस में नहीं बिता पाए और 2 महीने में ही ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो हर स्पेस प्रोग्राम का एक टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होती है। ये अपनी ड्यूरेशन के 1/3 में ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्सपेंशन। अब ये एटमॉस्फेरिक एक्सपेंशन क्या है, ये भी अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होता है वो इंपैक्ट पड़ता है लो अर्थ ऑर्बिट में पार्क्ड सैटेलाइट्स के ऊपर। लो अर्थ ऑर्बिट से मेरा मतलब है ऐसे सैटेलाइट्स जो अर्थ की सरफेस से 500-600 किलोमीटर की हाइट पर मौजूद है। अब यहां पर होता क्या है, सैटेलाइट अर्थ के जितना नजदीक है वो अर्थ की जो मेजर लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उनसे उतना क्लोज है। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर लेयर्स में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। जो सैटेलाइट जितना नजदीक है वो थर्मोस्फेयर के उतना कांटेक्ट में आता है। अब एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, इन गैसेस की वजह से जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स के ऊपर एक फ्रिक्शन लगता है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक ड्रैग। एटमॉस्फेरिक ड्रैग, एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होती रहती है। और इस रिडक्शन की वजह से सैटेलाइट का ऑर्बिट डिके होता रहता है, मतलब ऑर्बिट छोटा होता रहता है। दैट मींस जो हमारी अर्थ और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस है वो रिड्यूस होता रहता है। जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक ड्रैग होगा उतना ज्यादा ऑर्बिटल डिके होगा। और इसी वजह से जो बड़े सैटेलाइट्स होते हैं, उन बड़े सैटेलाइट्स में इंजन्स लगे होते हैं। और ये इंजन्स क्या करते हैं, ये इंजन्स समय समय पर ऑन किए जाते हैं जिससे इस ऑर्बिटल डीके को खत्म किया जा सके और दोबारा से सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसे थोड़ा ऊपर किया जा सके। बट जब हम बात करते हैं छोटे सैटेलाइट्स की, क्यूबसैट्स, ये बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, इन छोटे सैटेलाइट्स में ऐसे कोई इंजन्स नहीं लगे होते और इसी वजह से अगर इनका ऑर्बिटल डीके होता है तो हम उसे रिवर्स नहीं कर पाते। यही हुआ है ऑस्ट्रेलिया के इन 3 सैटेलाइट्स के साथ। जैसे जैसे ऑर्बिटल डीके होगा आप एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स के कांटेक्ट में आने लग जाएंगे, जहां पर गैसेस ज्यादा डेंस है। गैस जितनी ज्यादा डेंस होगी फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही सैटेलाइट के डिस्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट experience significantly
increased atmospheric drag due to the expanded atmosphere. This force disrupts their orbits and causes them to fall towards Earth's surface more rapidly than expected. हर सैटेलाइट जो अर्थ के नियर है उसका ऑर्बिट डिके होगा. ऑर्बिटल डिके एक ग्रेजुअल फिनोमिनन होता है और इसी वजह से हर लो अर्थ ऑर्बिट पर जो सैटेलाइट सेंड किया जाता है उसका एक टाइम फ्रेम तय होता है कि भाई इतने टाइम तक ये सैटेलाइट ऑपरेट करेगा, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से आकर टकराएगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ये सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ये एक गिवन फिनोमिनन है जो होना है, बट ये ग्रेजुअल फिनोमिनन है. अब अगर सोलर एक्टिविटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, सोलर एक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स में प्रेजेंट जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें सप्लाई करते हैं. जब लेयर्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो हीट अप हो जाएंगे और हीट अप होने की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर एक्सपैंड होता है. यही कहा जा रहा है कि हमारा थर्मोस्फेयर एक्सपैंड हुआ है. इस एक्सपेंशन की वजह से ये एटमॉस्फेरिक ड्रैग बढ़ गया था उन सैटेलाइट्स के ऊपर और उस एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से ही उनका ऑर्बिट बड़ी तेजी से डिके हुआ और जहां 6 महीने बाद वो डिस्ट्रॉय होते वो 2 महीने के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गए, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो रिसर्च इनिशिएटिव था ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी का वो खराब हो गया. नोटेबल सैटेलाइट्स इन दिस रीजन इंक्लूड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की भी बात करते हैं वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में है और इसी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो ऑर्बिट है वो भी टाइम टू टाइम एडजस्ट किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक ड्रैग लग रहा है और एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी ऑर्बिट डीके होता है, लेकिन उसमें इंजन्स लगे हैं, उनको रन किया जाता है और दोबारा से उसके ऑर्बिट को रीएडजस्ट कर दिया जाता है. The Starlink constellation and many university-operated CubeSats, while larger satellites often have thrusters. यही thrusters है जिनकी मैं बात कर रहा था, engines. तो उन्हें कहा जाता है thrusters. तो जो बड़े satellites होते हैं या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इनके ऊपर thrusters होते हैं जो thrust प्रोड्यूस करते हैं और जो ऑर्बिटल डीके होता है उसे रीएडजस्ट कर देते हैं. बट छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो यूनिवर्सिटी लॉन्च करती है जिन्हें क्यूबसैट के नाम से बुलाया जाता है उनमें ये थ्रस्टर्स नहीं होते. So while larger satellites often have thrusters to counteract the drag, smaller satellites like CubeSats are particularly vulnerable. तो जो छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, क्यूबसैट्स होते हैं, उनमें थ्रस्टर्स नहीं होते और क्योंकि थ्रस्टर्स नहीं होते इसी वजह से हम उनके ऑर्बिट को रीएडजस्ट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली क्या होता है, यही जो आपने ऑस्ट्रेलिया के केस में देखा. इनफैक्ट जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये कहा जा रहा है कि 2025 में भी सोलर एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी, वो अपने पीक पर रहेगी. 2026 से वो सोलर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी. तो नेक्स्ट ईयर भी ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स या लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स मौजूद हैं ये वल्नरेबल रहने वाले हैं. अब ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्रोग्राम है और इसका पर्पस क्या था? तो प्रोग्राम का नाम है बाइनर स्पेस प्रोग्राम. ये बाइनर स्पेस प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी रन कर रही है. इस बाइनर स्पेस प्रोग्राम में जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था सितंबर 2021 में. बाइनर 1 फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च ड्यूरिंग लो सोलर एक्टिविटी. तो उस समय 2021 में जब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था उस समय सोलर एक्टिविटी अपने मिनिमा पर थी, मिनिमल सोलर एक्टिविटी थी और इसी वजह से बाइनर 1 सैटेलाइट जो लॉन्च किया था उसने पूरा 1 साल इंफॉर्मेशन शेयर की थी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के साथ. सर्वाइव्ड 364 डेज इन ऑर्बिट एट 420 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड. तो बाइनर 1 सैटेलाइट को जो लॉन्च किया गया था उसको रखा गया था 420 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस और वहां पर 364 डेज तक वो एक्टिव था. उसने एक्टिवली इंफॉर्मेशन शेयर की थी यूनिवर्सिटी के साथ. अब रिसेंटली 3 और सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे. बाइनर 234 एक्सपेक्टेड ये था कि ये 6 महीने तक अपने ऑर्बिट में रहेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत कुछ जानने का हमें मौका मिलेगा. बट 2 महीने के अंदर ही इंक्रीजिंग सोलर एक्टिविटी की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गए, एटमॉस्फेयर में री एंटर हुए और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो गए.
सो 3 CubeSat लॉन्च्ड विद न्यू डिप्लॉयबल सोलर एरेज। तो इनके ऊपर सोलर एरे नाम के इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए इनके साथ साथ। प्रीमेच्योर रीएंट्री हुई है। बाइनर 234 बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर ओनली 2 months ड्यू टू अनएक्सपेक्टेडली हाई सोलर एक्टिविटी। तो जैसे अभी आपने ऊपर देखा था कि अगर सोलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हीटअप हो जाता है, और हीटअप होने की वजह से वो एक्सपैंड करता है। एक्सपेंशन की वजह से सोलर ड्रैग इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से एक सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो डीके होने लग जाता है, और ऑर्बिटल डीके की वजह से वो एटमॉस्फेयर में री एंटर कर जाता है और वो बर्न अप हो जाता है, जो इन 3 सैटेलाइट्स के सामने हमने देखा। नाउ व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस? ये जो सोलर एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या क्या नेगेटिव साइड्स हैं? सबसे पहले तो शॉर्टेंड मिशन लाइफ स्पैन। जैसे अभी हमने बाइनर 2, 3 और 4 के केस में देखा, लाइफ स्पैन था 6 महीने का, लेकिन 2 महीने में ये डिस्ट्रॉय हो गए। तो मतलब जो मिशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। जितनी इंफॉर्मेशन ये सैटेलाइट्स शेयर कर सकते थे उतनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। अब अगर आप सोलर एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए ऐसे सैटेलाइट डिजाइन करोगे जिनमें थ्रस्टर्स लगे होंगे, तो फिर आपकी इनपुट कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल मिशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो जाता है। तो एक तो मिशन की लेंथ जो है वो कम हो जाती है, इसके साथ साथ कॉस्ट ओवररन्स होते हैं, क्योंकि हर स्पेस एजेंसी के पास एक लिमिटेड बजट ही होता है जिसमें उसे ऑपरेट करना होता है। तो बाकी जो मिशंस हैं फिर वो शायद उन मिशंस को कैरी आउट ना कर पाए, अगर कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। इंक्रीज्ड स्पेस डेब्रिस रिस्क। अब जब ये सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं री एंट्री के बाद, तो इनके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, जिसको हम स्पेस डेब्री के नाम से बुलाते हैं, वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट्स में अर्थ को रिवॉल्व करते रहते हैं, अर्थ का चक्कर लगाते रहते हैं। अगर ये स्पेस डेब्री, अगर ये छोटे छोटे टुकड़े किसी और सैटेलाइट के साथ जाकर टकरा जाएंगे, तो वो सैटेलाइट भी डिफंक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है। इनफैक्ट कुछ साल पहले जापान ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका पर्पस ये था स्पेस डेब्री जो है उसको कलेक्ट करके अर्थ के ऊपर लेकर आना। तो फिर आपको ऐसे मिशंस भी कंडक्ट करने पड़ेंगे जिससे स्पेस में जो बाकी सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके। सो मोर फ्रीक्वेंट सैटेलाइट री-एंट्रीज मे लीड टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्पेस डेब्री इन लोअर ऑर्बिट्स। और जो बाकी सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं फिर उनके लिए स्पेस कम बचेगा। नीड फॉर इंप्रूव्ड फोरकास्टिंग। एक और बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई है। जैसे हमने देखा कि फोरकास्ट जितना किया गया था उससे 1.5 गुना सोलर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सो दैट ऑल्सो मीन कि अभी हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजीज नहीं है जिससे हम सोलर एक्टिविटी को प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर पाए। इसी वजह से हमें सोलर एक्टिविटी प्रिडिक्शन की डायरेक्शन में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे नेक्स्ट टाइम सोलर एक्टिविटी जो है उसे हम प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर पाए और पहले ही सोलर मैक्सिमा के लिए प्रिपेयर हो पाए। सिमिलरली यही कुछ चैलेंजेस है। कॉम्प्लेक्स सोलर डायनेमिक्स। सन का बिहेवियर जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है और इसी वजह से उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी भी हम सन के बारे में सब कुछ नहीं जानते, अभी भी रिसर्च चल रही है, अभी भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं सन को और सन की सरफेस को स्टडी करने के लिए। तो अभी भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस है जब हम बात करते हैं सन की एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने की। लिमिटेड हिस्टोरिकल डेटा। अगर आप हिस्टोरिकली बात करें तो हमारे पास इतना डेटा नहीं है जिस डेटा का यूज करके हम एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाए कि नेक्स्ट सोलर साइकिल में सोलर एक्टिविटी कितनी ज्यादा होगी, कितने सनस्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन काफी लिमिटेड है।
हाँ, पिछले कुछ समय में नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज ने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं सन को स्टडी करने के लिए, लेकिन अभी भी हमारी सन को लेकर जो नॉलेज है वो इन्फ्रेंसेस पर ज्यादा बेस्ड है और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस पर थोड़ी कम है। जितना ज्यादा हम सन को स्टडी करेंगे उतना ज्यादा हम आगे आने वाले समय में सोलर एक्टिविटी को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अगर आप देखें ये चैलेंजेस आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ रही है। अगर आपको पता है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं सोलर एक्टिविटी को प्रॉपर्ली, तो फिर आपको यह भी पता है कि नेक्स्ट टाइम आपको इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में करना है, आपको कहां अपनी रिसर्च बढ़ानी है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सोलर एक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग सोलर मास इजेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द सोलर साइकिल्स। तो अगर हिस्टोरिकली हम इन एरियाज पर फोकस नहीं कर पाए हैं तो फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उस डायरेक्शन में देख सकते हैं। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी सिर्फ सन को स्टडी करने के लिए नहीं है, अपॉर्चुनिटी इस बारे में भी है कि हम ज्यादा बेटर सैटेलाइट्स डिजाइन कर पाए। अब जैसे हमें पता है कि सोलर एक्टिविटी तो होने वाली ही है, अब ऐसा नहीं है कि आप सन की एक्टिविटी को रोक देंगे, कोरोनल मास इजेक्शंस को आप रोक देंगे, वो नहीं हो सकता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सैटेलाइट्स के डिजाइन को इंप्रूव कर सकते हैं। आप ऐसे सैटेलाइट डिजाइन कर सकते हैं दैट आर बेटर इन रेडिएशन शील्डिंग। सन की तरफ से जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, कोरोनल मास इजेक्शन आ रहा है, उससे ये अपने आप को शील्ड कर पाए, ऐसा मटेरियल यूज किया जाए। तो एक ये इंप्रूवमेंट हमारे सैटेलाइट्स में हम ला सकते हैं। ऐसे ही इनहेंस प्रोपल्जन, इक्विप मोर सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग स्मॉलर वंस विद प्रोपल्जन सिस्टम। अभी हमने थ्रस्टर्स की बात की, तो आपको सैटेलाइट डिजाइन चेंज करने चाहिए। आपको छोटे से छोटे सैटेलाइट में भी थ्रस्टर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे अगर ऑर्बिटल डिके होता भी है तो ऑर्बिट को दोबारा से रीएडजस्ट किया जा सके। इसके साथ साथ अडेप्टिव ऑपरेशंस, डिजाइन सैटेलाइट्स विद द एबिलिटी टू एंटर सेफ मोड्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई सोलर एक्टिविटी। जब आपको पता है कि कोरोनल मास इजेक्शन बढ़ गया है, सोलर एक्टिविटी बढ़ गई है, सोलर मैक्सिमा की तरफ सोलर साइकिल जा रही है, उस समय आपके सैटेलाइट्स में इनबिल्ट सेफ मोड्स होने चाहिए कि सैटेलाइट खुद ही सेफ मोड में चला जाए, जिससे वो इन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो सकता था, जो इक्विपमेंट्स डिस्ट्रॉय हो सकते थे, उसको रिड्यूस कर पाए। इंप्रूव स्पेस वेदर इंटीग्रेशन, इनकॉर्पोरेट रियल टाइम स्पेस वेदर डेटा इनटू सैटेलाइट ऑपरेशंस एंड मिशन प्लान। तो जब आप मिशंस को प्लान कर रहे हैं तो वहां पर जो डेटा है उसको इंटीग्रेट किया जाए, ज्यादा बेटर सैटेलाइट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ज्यादा बेटर जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं उनकी प्लानिंग होनी चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब आपके पास स्पेस वेदर से रिलेटेड एक्यूरेट और प्रॉपर डेटा हो। तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप स्पेस वेदर से रिलेटेड डेटा जो है उसको प्रॉपरली गैदर कीजिए और जो स्पेस मिशंस हैं उनमें उस डेटा को इंटीग्रेट कीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सोलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो जो डिस्ट्रक्शन है सैटेलाइट्स का वो रिड्यूस हो सके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ है, क्यों ऑस्ट्रेलिया के 3 सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो गए और क्यों हमारे बाकी सैटेलाइट्स जो लो अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट करते हैं वो वल्नरेबल हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सोलर एक्टिविटी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं यहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का नाम लिख देता हूं, मीन्स आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है मेरी तरफ से, टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी स्पेसिफिक काफी सारे नोट्स, माइंड मैप्स, एमसीक्यूज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और मेरी लाइव क्लास होती है डेली चैनल पर दोपहर में 12 बजे, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ। तो अगर आप में से कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट और अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहता है, यू आर वेलकम टू ज्वाइन दिस चैनल और आपकी तैयारी बेटर हो ये मैं इंश्योर जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।